वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फैक्टर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेपीएससी पीटी एग्जाम जीएस पेपर 1 की क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान को पढ़ेंगे और भारतीय संविधान का जो डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ उसी से रिलेटेड जो परीक्षा दृष्टि हमारा एम का मल्टी वन लाइनर को सॉल्व करेंगे। और जो कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सिलेक्शन है, ये पिछले साल बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं झारखंड के, उन सभी को देखते हुए पूरे कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट तक जाएंगे जब हमारा संविधान फॉर्म हो जाएगा। मीन्स 26 जनवरी 1950 तक जाएंगे और उसके बाद फिर संविधान की विशेषताओं को देखेंगे। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, संविधान का डेवलपमेंट कैसे हुआ, संविधान कैसे बना है ना, कई के हमारा जो मूर्त रूप संविधान का आया है, अभी जो एक्चुअल में हमारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक दिन में अचानक से नहीं बना, स्टेप बाय स्टेप बना है। उसी स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसे स्टडी कर रहे हैं। और फिर जब भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, फिर हमारा संविधान कैसा है, संविधान की सारी विशेषताओं को, चाहे वो हमारा प्रस्तावना से शुरू करेंगे, फंडामेंटल राइट है ना, उसी फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सारे को देखते पूरे संविधान के टोटल पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, टोटल इसका आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वन लाइनर को, जो कि हमारा टॉपिक रहेगा भारत का संवैधानिक इतिहास, किस प्रकार भारत में संविधान का निर्माण हुआ, उसका डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार हुआ। तो पहला है, भारत में आंशिक रूप से सर्वप्रथम संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ किस अधिनियम में दृष्टिगत हुआ। यानी भारत में आज हमारी संसदीय व्यवस्था है, कैसे आई, हमारे संविधान के तहत ही तो संसदीय व्यवस्था आई। ये संसदीय व्यवस्था का पहला पहला रूप है ना, किस अधिनियम में दिखाई देता है कि इस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। इसका स्टार्टिंग, इसका संसदीय व्यवस्था का आरंभ जो हमको दृष्टिगत होता है, वो भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 1892 में दिखाई देता है। सबसे पहली बार संसदीय व्यवस्था का पहला रूप कहाँ दिखाई देता है आपको, भारत परिषद अधिनियम 1892 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला। जैसे आज हमारे सदन में बजट पेश किया जाता है, बजट जब पेश किया जाता है तो वहाँ पे बहस होता है ना, पक्ष और विपक्ष मिलकर उसको बहस करते हैं। तो पहले भारतीयों को नहीं था, पहले सीधे भारत के लिए जो बजट आता था ब्रिटेन की संसद से पारित होकर वहाँ पे सीधे लागू हो जाता था। अब क्या हुआ, उस पर बहस करने का अधिकार मिला। भारतीय जो प्रतिनिधि थे वो अब बहस करने लगे कि नहीं ये हमारे लिए अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, मतलब अपनी बातों को रखने लगे। तो किस अधिनियम के तहत वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार भारतीय सदस्यों को मिला ना, भारत के सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, भारत परिषद अधिनियम 1892 1892 में। इसीलिए मैं पिछले प्रश्न में था कि भारत में संसदीय व्यवस्था का पहला रूप, संसदीय व्यवस्था क्या हो, जहाँ पक्ष हो विपक्ष हो, विपक्ष को अपनी बातें रखने का अधिकार हो, तो सबसे पहली बार अधिकार भी मिला इसी अधिनियम में, अपनी बातों को रखने के लिए, बजट पर अपने सुझाव देने के लिए। और इसीलिए संसदीय व्यवस्था का प्रारंभ भी इसी अधिनियम को माना जाता है। और बजट पर बहस का अधिकार भारतीयों को किस अधिनियम के तहत मिला, तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही मिला था। नेक्स्ट, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी। भारत में जो प्रतिनिधि सरकार बनी, इसकी नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी, तो इनका भी आंसर क्या होगा, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो तीन, पहला संसदीय व्यवस्था का रूप, आरंभिक रूप है ना, संसदीय व्यवस्था का आरंभिक रूप, दूसरा बजट पर बहस करने का अधिकार, तीसरा प्रतिनिधि सरकार है ना, संसदीय सरकार था, अब प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी, तो भारत परिषद अधिनियम 1892। क्योंकि संसदीय व्यवस्था और प्रतिनिधि सरकार एक ही चीज़ है दोनों, है ना। जैसे हम लोग MP MLA को चुनते हैं और वो सरकारें चलाती है, तो वही तो संसदीय व्यवस्था है, और उसी को प्रतिनिधि भी सरकार कहते हैं, क्योंकि हम लोग, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बातों को रखते हैं। तो प्रतिनिधि सरकार की भी नींव इसी अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत ही पड़ी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक प्रतिनिधित्व है ना, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को उपलब्ध कब किया गया। अब मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व की इतनी सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दी गई, उनका चुनाव जो होगा सिर्फ मुस्लिम सदस्य ही करेंगे, मुस्लिम वोटर्स ही करेंगे। तो आज मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व को उपलब्ध किया गया पहली बार, कब, मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909।
मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909, या इसी को भारत परिषद अधिनियम 1909 भी मिल जाएगा आपको। और इस आपसे ये भी पूछा जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 का मूल नाम क्या है, तो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 किसके रिपोर्ट पर पारित किया गया? ये जो अधिनियम पारित किया गया था तो किसके रिपोर्ट पर, किस कमेटी के रिपोर्ट पर है ना, तो सर अरुंडेल समिति, सर अरुंडेल समिति के सिफारिश पर मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट, फूट डालो और राज करो की नीति का पोषक अधिनियम कौन सा था? फूट डालो और राज करो की नीति, अंग्रेजों की ये नीति थी भारत में शासन करने का, तो इसके पोषक अधिनियम कौन सा था, इसको बढ़ावा देने वाला अधिनियम कौन सा था? तो यही था भारत परिषद अधिनियम 1909, या इसी को कहते हैं मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909, जो कि पिछला प्रश्न में भी था। तो यही अधिनियम भारत में फूट डालो राज करो नीति का पोषक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया, दिया भी, जिससे मुसलमान क्या हुआ, अंग्रेजों के नज़दीक आए, और इससे भारतीयों को अच्छा, अदर जो हिंदू कम्युनिटी थे उसको अच्छा नहीं लगा, तो वो थोड़ा अंग्रेज से दूर गए। यानी एक को अपने पास रखना, एक को दूर करना है, दोनों को तोड़ देना है, कमजोर करना है, फूट डालना है, और जहाँ पे राज करना है। तो अधिनियम कौन सा हो गया? भारत परिषद अधिनियम 1909। नेक्स्ट, भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न क्या होता है कि एक प्रश्न के अलावा फिर दूसरा प्रश्न, एक प्रश्न के जैसे आपने प्रश्न कर दिया, उधर से जवाब दिया, तो उसके बदले फिर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये अधिकार पिछला अधिनियम में नहीं था। 1892 का जो अधिनियम था उसमें था कि बहस कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने के बस एक बार पूछे, उधर से जवाब मिल गया, आप संतुष्ट हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब है कि पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं, आप संतुष्ट नहीं फिर से प्रश्न पूछ सकते हैं उसके बदले में। तो ये 1909 के अधिनियम, 1909 में कौन सा अधिनियम था? मॉर्ले मिंटो अधिनियम। इसी को भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है 1909। तो इसी में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इंग्लैंड में जो भारत परिषद का गठन किया गया था उसमें नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे, भारतीय व्यक्ति? तो वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी। केसी गुप्ता और सैयद हुसैन विलग्रामी, जो कि इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। आगे बढ़ते हैं। प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम द्वारा समाप्त हो गया? तो इसके लिए आपका आंसर क्या होगा? भारत परिषद अधिनियम 1909 या मॉर्ले मिंटो अधिनियम 1909। नेक्स्ट है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था मैंने 2 सदन होगा, जिस प्रकार आज हमारे द्विसदनीय व्यवस्था है लोकसभा और राज्यसभा। तो केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा, भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया। प्रांतों में उत्तरदायी एवं द्वैत शासन की व्यवस्था कब की गई? प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैत शासन, प्रांतों में उत्तरदायी और द्वैत शासन की व्यवस्था कब आरंभ की गई? तो ये 1919 के अधिनियम है ना, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन और उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। जैसे 1909 वाले को हम लोग क्या कहते हैं? मॉर्ले मिंटो। तो 1919 वाले को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। द्वैत शासन के जन्मदाता कौन थे? द्वैत शासन के जन्मदाता को लियोनिस कर्टिस कहते हैं। द्वैत शासन के जन्मदाता कौन है? लियोनिस कर्टिस। नेक्स्ट, सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डीआरकी में द्वैत शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? अभी जैसे पिछले प्रश्न में कहा कि द्वैत शासन, या उसी को कहते हैं डायरकी। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैत शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया था? तो लियोनिस कर्टिस ने। इसीलिए इसको द्वैत शासक का जनक भी कहा जाता है, लियोनिस कर्टिस को। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? डायरकी। इसका मतलब ये द्वैत शासन। उसके जनक कौन हो गए? द्वैत शासन के लियोनिस कर्टिस। अगला है, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया? भारत जो सचिव थे, भारत सचिव जो इंग्लैंड में रहते थे, लंदन में, तो भारत सचिव के काम को कम करने के लिए एक हाई कमिश्नर
की नियुक्ति की गई, हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो ये किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत, 1919 के तहत। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली, प्रांतों में, जैसा कि पिछले अधिनियम हमने देखा कि द्वैत शासन प्रणाली प्रांतों में डायरकी लागू कर दी गई थी, 1919 के अधिनियम के तहत कर दी गई थी, है ना। लियोनस कार्टेस इसके जनक थे। तो इसे समाप्त कर दिया। प्रांतों में जो द्वैत शासन है इसको खत्म कर दिया। कब? 1935 की ईस्वी के अधिनियम, 1935 में फिर जो अधिनियम आया भारत परिषद अधिनियम 1935, इसके तहत इसे समाप्त कर दिया। यानी प्रांतों में द्वैत शासन को स्टार्ट किया गया 1919 के अधिनियम के तहत और समाप्त किया गया 1935 के अधिनियम के तहत। द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति का अध्यक्ष कौन था? द्वैत शासन जो लागू किया गया प्रांतों में वो एक तरह से असफल रहा, तो इसकी जांच करने के लिए एक समिति बनाई थी। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर अलेक्जेंडर मूडीमैन, सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। द्वैत शासन प्रणाली की असफलता की जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर अलेक्जेंडर मूडीमैन। नेक्स्ट, केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? केंद्र और प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? भारत परिषद अधिनियम 1919। जैसे आज भी हमारे देश में केंद्र सूची और राज्य सूची है ना, केंद्र को कुछ अधिकार है, कुछ प्रांतों को अधिकार है, यानी राज्यों को है। इस तरह विभाजन, दोनों की शक्तियों का विभाजन किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो भारत परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा ही दोनों की शक्तियों का विभाजन किया गया था, जो कि आज भी हमारे देश में चल रहा है। भारत सचिव एवं उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से जाना कब बंद कर दिया गया? पहले इनका वेतन कैसे जाता था? भारत सचिव और उसकी जो परिषद होती थी उनका वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना बंद कर दिया गया। ये 1919 के अधिनियम के तहत किया गया। ब्रिटिश राज के भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया? महिलाओं को स्टार्टिंग से ही इंडिया में मताधिकार मिला है। जब भी एक्ट बना है उनको वोट करने का अधिकार मिला है पुरुषों के साथ ही। तो ब्रिटिश राज में भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार कब दिया गया है? 1919 के अधिनियम में महिलाओं को पहली बार मताधिकार दिया गया 1919 के अधिनियम में। जैसे अदर कंट्री आप अमेरिका ले लें या इंग्लैंड ले लें, जब वहाँ का संविधान लागू उसमें महिलाओं को मताधिकार का अधिकार नहीं था, लेकिन भारत में स्टार्टिंग से ही रहा है ना, संविधान के लागू होने से पहले ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार रहा है। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली को सिखों पर कब लागू किया गया? 1919 के अधिनियम से। पहले 1909 का अधिनियम हम लोगों ने देखा, मॉर्ले मिंटो को, उसमें किसको मिला था? मुस्लिम को, उसमें मिला था मुस्लिम को। अब है कि सिखों को भी मिल गया, अब सिखों को भी मिल गया, तो ताकि सांप्रदायिकता और बढ़े, है ना, भारतीयों में और फूट डालकर राज यहाँ पर किया जाए। तो अब क्या रहा है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली में सिखों को कब अलग से मताधिकार, अलग से मत देने का, उसके अलग से निर्वाचन प्रणाली को आरंभ किया गया। सिखों को भी एक तरह से दूर करने का प्रयास किया हिंदुओं से 1919 के अधिनियम के तहत। और मुसलमानों को कब किया गया? 1909 के अधिनियम के तहत। कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? जैसे प्रत्येक अधिनियम में के पहले एक ब्रीफ होता है ना, ताकि आप, जैसे हम भारतीय संविधान की भी प्रस्तावना है, आप संविधान को नहीं पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं शॉर्ट में, तो आप संविधान की प्रस्तावना को पढ़ लीजिए, प्रीम्बल को पढ़िए, वहाँ से आपको पता चल जाएगा। प्रीम्बल होना चाहिए, प्रत्येक एक्ट में होता है। तो प्रस्तावना विहीन था। एक अधिनियम ऐसा भी था जिसमें प्रस्तावना था ही नहीं कुछ, सीधे संविधान को स्टार्ट कर दिया था लिखना। तो कौन सा अधिनियम प्रस्तावना विहीन था? भारत शासन अधिनियम 1935। 1919 की प्रस्तावना इसमें जोड़ दी गई थी। इसमें जो प्रस्तावना था 1919 वाला प्रस्तावना ही जोड़ दिया गया, जबकि इस अधिनियम के बारे में उसकी प्रस्तावना में जिक्र होनी चाहिए, कैसा हमारा ये अधिनियम है, ये था ही नहीं। भारत में संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव किस अधिनियम में था? भारत में संघीय सरकार, है ना, संघीय सरकार की स्थापना होगी, इसकी प्रस्ताव किस अधिनियम में दी गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935 कि भारत में एक संघ होगा, है ना, उसके अधीन बहुत सारे राज्य होंगे, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हालांकि नहीं हो पाई थी, लेकिन संघीय सरकार की स्थापना का प्रस्ताव जो आया था वो आया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में। अगला है, भारत में संघीय सरकार क्यों नहीं स्थापित की जा सकी? संघीय सरकार की स्थापना की बात तो की गई, है ना, प्रस्ताव भी दिया गया, लेकिन वो यहाँ पे स्थापित नहीं हो पाई। इसका कारण क्या था? क्योंकि जो देशी रियासतें थी वो संघ में शामिल नहीं हुई।
जो जैसे कि राज्यों को मिलाकर संघ बनता है, या देशी रियासत को भी उसमें मिलना था। एक्ट में लिखा था देशी रियासत और जो प्रांत हैं उनको मिलाकर एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। लेकिन देशी रियासतों ने मिलने में आनाकानी कर दी और उसको कह सकते हैं एक तरह से उनके ये वॉलंटरी था उनके लिए कि वो शामिल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इसके कारण देशी रियासतों ने मना कर दिया, तो मना करने के कारण संघ स्थापित हो ही नहीं पाया, इसलिए संघ स्थापित नहीं हो पाया, संघीय सरकार यहाँ पे बन नहीं पाई। केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? पहले किसमें थे? 1919 का जो अधिनियम था, इसमें कहाँ था? 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैत शासन था। ये जो द्वैत शासन लागू की गई थी 1919 के प्रांतों में था, लेकिन अब यहाँ क्या कर रहा है? केंद्र में, केंद्र में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। याद रखिएगा, पूछेगा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई? तो 1919 के अधिनियम के तहत। और केंद्र में कब लागू की गई ये द्वैत शासन व्यवस्था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अच्छे से इसको कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई? प्रांतों में पूछा जा रहा है ना, ये जो 1935 का अधिनियम का था, इसके तहत प्रांतों में कैसी शासन व्यवस्था स्थापित की गई? पहले था क्या? पहले द्वैत शासन व्यवस्था था प्रांतों में, अब उसको समाप्त करके क्या कहा? प्रांतीय स्वायत्ता, है ना। प्रांतों में अब कैसी व्यवस्था स्थापित की गई? प्रांतीय स्वायत्ता। और जो द्वैत शासन था वो कहाँ कर दिया? केंद्र में। याद रखिएगा, द्वैत शासन व्यवस्था अब केंद्र में हो गई और प्रांतों के द्वैत शासन को स्थापित खत्म करके, समाप्त करके, अब वहां पर प्रांतीय स्वायत्ता की व्यवस्था लागू की गई। प्रांतीय स्वायत्ता शासन व्यवस्था, इसी को बोलते हैं प्रांतीय स्वायत्ता शासन व्यवस्था 1935 में लागू की गई। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट वन लाइनर था, जो कि भारतीय संविधान का किस प्रकार डेवलपमेंट हुआ उसको हम लोग देख रहे थे। साथियों, आप भी चाहते हैं जेपीएससी पीटी क्रैक करना, तो जब मिशन जेपीएससी पीटी हमारे यहाँ चल रहा है और ये क्लासेस आपको एवरी मॉर्निंग मिल जाती है। जीएस पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस मिल जाती है। पेपर 1 और पेपर 2 बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेगी, सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। आपसे कोई फीस, कोई पेमेंट नहीं लिया जाएगा, वो आप जीरो फी में प्रिपरेशन कर सकते हो। जेपीएससी पीटी में शानदार स्कोर करके सफल हो सकते हैं, जीरो फी में। बस आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस और ऑल बटन को क्लिक करके रख लेना है, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस क्लासेस को देख के अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।